नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। देखिए, एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, पूरी दुनिया उसके आसपास में होती है। ऊर्जा। ऊर्जा यानी तेल। तेल जो है, आप जानते हैं कि आजकल कच्चे तेल की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस समय तेल को लेके बड़ी मुसीबत आई हुई है। इंग्लैंड के बारे में तो हम जानते हैं, कैसे लंदन में पेट्रोल पंप पे फौज को तैनात किया गया, क्योंकि तेल ही नहीं है। और वो कह रहे हैं कि इसके लिए बहुत बड़ा कारण ये है कि जो ड्राइवर हैं उनकी कमी है। मतलब 20,000 के करीब टैंकर चलाने वाले थे, जिनमें ब्रेक्सिट हुआ तो दूसरे देशों के चले भी गए, कोविड था तब चले गए, तो 10,000 के करीब ही हैं वहाँ पर। अब जो लौटे हैं कुछ वहीं के हैं, तो 10,000 के करीब ड्राइवर ही नहीं है जो टैंकर को चलाएं। तो ये कह रहा है ब्रिटेन, मान भी लेते हैं। और वहाँ पर लोग लंबी लंबी लाइन भी लगा रहे हैं। क्यों? अब यूरोप में सर्दियाँ आने वाली हैं, और सर्दियाँ हम पिछले कई साल से देख रहे हैं, बहुत बुरी ठंड आती है। आर्टिक वॉर्टेक्स बोलते हैं, मतलब पूरी आर्टिक की जो ठंड है वो अमेरिका और इन सब देशों में इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है कि वहाँ ऊर्जा की और आवश्यकता है, और ऐसे में तेल ना मिले तो इस समय बहुत बड़े संकट से दुनिया गुजर रही है, और वो संकट है तेल का। देखिए, हो क्या रहा है, ये तेल का संकट अचानक तो नहीं हो गया। आपको अगर याद हो तो अप्रैल 2020 में तेल के प्राइस इतने नीचे चले गए थे, -$40 प्रति बैरल पहुंच गए थे। अब तो बात हो रही है कि $100 भी क्रॉस कर जाएगा। मेरे ख्याल से 80-88 के आसपास तो रेट चल ही रहा है प्रति बैरल। तो उस समय जब माइनस में गए थे तो ये था कि आपके मतलब मेरे ख्याल से -$37 प्रति बैरल का रेट हो गया था। मतलब आप तेल लो और साथ में $37 भी ले लो बैरल के हिसाब से। ऐसा क्यों हुआ था तब क्या था? कोविड की वजह से सब जगह से डिमांड कम हुई, लोगों का आना जाना कम हो गया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आज की परिस्थिति को तब से समझना पड़ेगा। और उस समय कंपनियां जो हैं, जो तेल पैदा करने वाली कंपनियां हैं, जो ज़मीन से तेल निकालती है, ओपेक आपको पता है, एक बहुत बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। रूस एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है तेल के उत्पादन में। वो सबको था कि भाई तेल के कुएं अभी बंद करने पड़ेंगे, पर ये संभव नहीं था, क्योंकि बंद करके चालू करने में इतना खर्चा था कि उससे सस्ता उन्हें ये पड़ रहा था कि आप लोग तेल भी ले लो, साथ में पैसे भी ले लो। ये स्थिति है ऑयल प्रोडक्शन की, तेल की। तो वो जो मांग कम हुई, उस समय जितनी ज़रूरत थी देशों ने ले लिया, उसके बाद ज़रूरत ही नहीं थी, तो कंपनियों ने जो भी नुकसान उठाया, देशों ने नुकसान उठाया। आज स्थिति क्या है? यूरोप में तेल का प्रमुख सप्लायर एक गैज़प्रॉम करके एक कंपनी है रूस की, जो सबसे ज़्यादा यूरोप में तेल सप्लाई करती है। तो रूस अब ज़्यादा सप्लाई बढ़ाने को तैयार नहीं। अब क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं, ये तो रूस ज़्यादा बेहतर जाने। जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई पिछला जो नुकसान है उसको पूरा कर रहा है, बाकी रूस अपना दबदबा भी बना रहा है। अब आप देखिए कि रूस सप्लाई कर नहीं रहा, यूरोप में मांग आ रही है। अब यूरोप में जो सीधी पाइपलाइन से जो ऑयल आता है वो सस्ता पड़ता है, वो नहीं मिलेगा, तो जो एशिया में जहाँ से तेल आता है जहाज़ों में भर के, वो लेना पड़ेगा। और वो तेल यूरोपियंस के लिए महंगा है, क्योंकि जो सीधी पाइपलाइन में आएगा वो सस्ता पड़ता है। तो अब यहाँ पर अगर आएंगे तो महंगा तेल लेना पड़ेगा। उसके लिए एशिया के जो देश हैं उनसे कंपटीशन होगा, और तेल महंगा हो सकता है। और पूरी इसकी आशंका है, इसमें कोई आप उसमें मत रहिए कि ऊर्जा की जो दाम है, जो तेल के दाम है, वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब उसके बाद आप अमेरिका की भी हालत देखिए। अमेरिका में भी यही स्थिति है, तेल जो है उनके यहाँ भी समस्या आ रही है। चीन में देखिए ना, चीन तो कोयले से बिजली बनाता है। ऑस्ट्रेलिया से नाराज़ होगा, कोयला लिया नहीं, तो अब सारे अपनी फैक्ट्री, सारी कंपनियों को बोला कि ज़्यादा तेल बिजली खर्च मत करो भाई, आपको जो है कोयला भी बचाना है, सर्दियाँ आ रही हैं। तो उसके लिए वहाँ पर बिजली के कट लग रहे हैं बहुत ज़बरदस्त। और जो ऑस्ट्रेलिया से तेल नहीं, वो कोयला नहीं लिया था, वो कोयला भारत को सस्ते में मिल गया, तो हमें तो फ़ायदा हुआ। ऑस्ट्रेलिया के कोयले की खासियत, एक चीज़ होती है कैलोरीफिक वैल्यू, यानी इस चीज़ को जलाने से कितनी ऊर्जा होती है, वो ऑस्ट्रेलिया के कोयले में बहुत अच्छी है।
इसलिए वहाँ से कोयला लिया जाता है। खैर, भारत को कोयला सस्ता मिल गया, बिजली का जो ये चल रहा था कि भाई 4 दिन का कोयला बचा है, 5 दिन का, वो हमारे पास अब बहुत अच्छी मात्रा में आ जाएगा। लेकिन ये जो पूरी दुनिया में तेल की एक राजनीति है, इसको समझना पड़ेगा। और देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं इसलिए सस्टेनेबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, जितने भी ऐसे सस्टेनेबल सोर्स हैं उन पे जाना पड़ेगा, जैसे सोलर, और खासतौर से अगर बात करें तो विंड एनर्जी की बात होती है। यूरोप में ये दोनों संभव नहीं हैं। क्यों? इतनी तो सूरज की रोशनी ही नहीं आती, कहाँ से वो इतना सोलर बना लेंगे, कहाँ से इतनी विंड बना लेंगे? क्योंकि ये विंड ऊर्जा वगैरह ये सब तो मौसम पे निर्भर है ना, तो ऐसा मौसम होगा तभी होगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब तो अब कहने की बात है। न्यूक्लियर एक तरीका था, लेकिन न्यूक्लियर में आपको पता है फुकुशिमा का जब ब्लास्ट हुआ सभी ने अपने बंद कर दिए, जब वहाँ तबाही आई थी। तो न्यूक्लियर ऊर्जा जो है जितनी है वो तो चल रही है, ज़्यादातर बंद है। एक स्रोत है, एक ऐसा स्रोत है जिस पे यूरोप में खासतौर से जर्मनी वगैरह में भी देखा गया जो निर्भर है, वो है बायोगैस, जिसमें इस समय सबसे बड़ी लीड अगर कोई देश ले सकता है तो वो है भारत। क्यों? बायोगैस जो है वो कैसे बनती है? कूड़ा करकट जितना भी है, गोबर, उनसे बनती है। और सबसे ज़्यादा ये जो फसल के अवशेष हैं, ये जो कूड़ा करकट हम बोलते हैं, जैव कूड़ा करकट जो है, और गोबर कहाँ है? सबसे ज़्यादा भारत में है। इसलिए हमारे देश में अब बड़े बायोगैस के प्लांट बनने लगे हैं। बायोगैस में भी जो मैंने बताया कैलोरीफिक वैल्यू की दिक्कत होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए आईआईटीज़ में भी बहुत काम हुआ है, उसमें ज़्यादा मीथेन हो, इस पे काम हो रहा है। हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा जोड़ी जा रही है। मतलब इतनी ऊर्जा कि वाहन तो चल ही रहे हैं, बिजली घर वगैरह तक चलाना संभव हो गया है। ये एक विकल्प है जो है। लेकिन दुनिया आने वाले समय में और कुछ ही महीनों के अंदर तेल के प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे। पूरी दुनिया में बड़ा संकट है और बढ़ता जाएगा। इससे पूरी सुरक्षा को लेके हर चीज़ पे खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को समझिए। शुरुआत कह सकते हैं कोरोना से हुई थी, लेकिन जो विकल्प थे ऊर्जा के, उनकी ओर दुनिया ने कहा तो, पर काम नहीं किया। जीवाश्म ईंधन पे जो हमारी पूरी तरह से निर्भरता रही है, आज उसके परिणाम सबके सामने आ रहे हैं। और जिसके हाथ में तेल है वो भी टूटी बंद करे बैठा है। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। लगा कि ऊर्जा का ये जो मुद्दा है ये आपको बताना चाहिए, इसलिए बता दिया। लेकिन देखिए, भारत में बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत चीज़ें जो कहते हैं बदलाव भी हो रहा है। ऊर्जा की खपत में तेल और डीजल पे जो निर्भर हैं उनकी स्थिति हमें पता ही है। बिजली के स्रोत में सोलर भारत में बहुत सफल हो रहा है। यूरोप से बेहतर स्थिति में, गर्म देश है तो यहाँ तो चल ही रहा है। दूसरा, RWAs भी सोलर के लगाने लगे। हालांकि उस बिजली को ग्रिड में बेचें, अगर रखें तो कैसे मीटरिंग हो, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सब मुद्दे हैं। और सोलर से अगर रात में ऊर्जा चाहिए तो बैटरी लगानी पड़ेगी, और बैटरी बड़ी महंगी है। तो इस तरीके के मुद्दे हैं। फिर भी हम बायोगैस, सोलर, पवन ऊर्जा और उससे लेकर अपना जितने भी ये RWAs वगैरह में हैं, बायोगैस वगैरह से लेकर सब पे हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। शायद कुछ समय के लिए हम सुरक्षित रहे, पर दुनिया में ऊर्जा संकट अब हमारे सामने है। देखते हैं आने वाले समय में कैसे चीज़ें बदलती हैं, क्या चीज़ें पलटती हैं और कौन ताकतवर होता है, कौन कमज़ोर। तो चलिए आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हमने जो सवाल पूछा था पिछली बार, उसका जवाब भी दे लेते हैं। तो भाई, हमने आपसे सवाल किया था कि 1974 का जो वर्ल्ड कप था फुटबॉल का, उसके क्वालिफाइंग राउंड में जो चिली में हो रहा था, एक टीम बगैर खेले ही बाहर हो गई थी। वो कौन सी टीम थी और क्यों बाहर हुई थी? तो वो टीम थी USSR, उस ज़माने के सोवियत रूस जो बोलते थे, रशिया की। और वो क्यों बाहर हुई थी? चिली के उसी स्टेडियम में वहाँ के राष्ट्रपति ने कई मार्क्सिस्ट जो थे, मार्क्सवादी जो थे, उनको फांसी पे लटकाया था, उनकी हत्या की थी। तो उनके प्रोटेस्ट में रूस की टीम वहाँ नहीं खेली थी और चिली के जो खिलाड़ी थे उन्होंने खाली गोल पोस्ट में एक गोल किया और जीत गए, वॉकओवर मिल गया था। तो खैर, ये जो जवाब था ये हमारे कई जो
दर्शक है उन्होंने दिया, और जैसा हमेशा होता है सबने सही दिया है। इसमें अभी मोरे जी हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और मोहम्मद हारिस हुसैन जी हैं, इन्होंने सही जवाब दिया है। और अभी मोरे जी ने भी इसके काफ़ी जो हैं डिटेल्स लिखे हैं, आप वीडियो के नीचे देखेंगे तो सब मिल ही जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का जो सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं। बात हंगरी की है। 1849 1849 एक डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब जो है मैटरनिटी वार्ड में काम करते थे। उन्होंने कोई चीज़ नोट की। उन्होंने नोट करी, अपने स्टूडेंट से और जो बाकी साथी डॉक्टर्स थे उनसे कहा कि भाई इस चीज़ का पालन करो, इससे मरीज की मौत कम होगी। 1849 में ये बात हुई, और वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ थे, जो डॉक्टर्स थे, जो काउंसिल होगा उनका भी, वो नाराज़ हुआ और उस डॉक्टर की बात मानने की बजाय उसे ही बाहर कर दिया। वो बेचारे जो डॉक्टर साहब थे वो भी विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए, और किसी ने उनकी बात नहीं मानी। और आज कोरोना क्या आया, सबको वो बात याद आ रही है। हालांकि उन्होंने जो कहा था उसको बहुत पहले ही मेडिकल प्रोफेशन में अपनाना शुरू हो गया था। पर हंगरी के ये कौन से डॉक्टर थे और उन्होंने क्या कहा था ये बताइए। और हिंट तो यही है, कोरोना काल में सब उनकी कही बात का पालन कर रहे हैं। तो ये क्या बात थी, मैंने पूछा ही कि उन डॉक्टर साहब का नाम बताइए और उन्होंने क्या कहा था ये बताइए। तो उम्मीद है आज का कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।